नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आज जानते हैं कि आखिर किन खबरों को लेकर आज बुलेटिन में बातचीत होगी। सबसे पहले बात करेंगे हम प्याज के दाम को लेकर, क्योंकि प्याज का दाम लगातार रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। उसके बाद हम जो बात करेंगे, जिस तरीके से आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद वो काफी कर्मठ नजर आ रहे हैं और उन्होंने किसानों को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया वो भी आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। साथ ही बात करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का, जहां पर आपको बता दें कि किसानों को विपक्ष का साथ मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से सांसदों का डेलीगेशन जब वहां पहुंचा था, उसके बाद किसान नेताओं की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। और साथ ही बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर, जहां पर हिमाचल प्रदेश में अभी मौसम कैसा रहने वाला है, इसको लेकर आईएमडी का बयान सामने आया है। और साथ ही दिल्ली के मौसम को लेकर भी बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज की खबरों में प्याज के दाम को लेकर। महाराष्ट्र में प्याज के दाम ने रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। इस रबी सीजन में पहली बार राज्य की किसी मंडी में प्याज का दाम 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार चला गया है। महाराष्ट्र एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि सोलापुर मंडी, जो अपने सबसे कम न्यूनतम दाम की वजह से जानी जाती है, वहां 10 जून को रिकॉर्ड 19,542 क्विंटल प्याज की आवक के बावजूद थोक दाम 4100 रुपए क्विंटल तक पहुंच गया है। जो यहाँ पर आमतौर पर न्यूनतम दाम 100 रुपए क्विंटल हुआ करता था, जो अब बढ़कर 500 और औसत दाम 2500 रुपए तक पहुंच गया है, जो किसानों के लिए खुशखबरी है। किसान काफी ज्यादा खुश हैं। और बता दें कि राज्य की अधिकांश मंडियों में प्याज का अधिकतम दाम 3,000 से लेकर 3,500 रुपए प्रति क्विंटल तक चल रहा है, जिससे कि किसान खुश है। बस उन्हें डर यह है कि कहीं सरकार अब एक्सपोर्ट बैन न कर दे। जिन मंडियों में इस समय 3,000 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा थोक दाम चल रहा है, उनमें कोल्हापुर, अकोला, मंचर, जुन्नर, खरड़, बारामती, पुणे, वाई, मंगलवेढ़ा, कल्याण और नागपुर शामिल है। कई मंडियों में न्यूनतम दाम भी 2,000 से लेकर 2,800 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार के द्वारा प्याज की निर्यात बंदी का फैसला वापस लेने के बाद दाम बढ़ रहे हैं और इससे किसानों को राहत मिली है। बाजार के जानकारों का कहना है कि इस साल प्याज का उत्पादन कम हुआ है, इसलिए अभी कुछ महीने इसका दाम 2,000 से लेकर 3,000 रुपए क्विंटल तक बना रह सकता है, जो किसानों के लिए ये अच्छी खबर। इससे किसान काफी ज्यादा खुश नजर आएंगे अगर दाम इसी तरीके से बना रहा तो। अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर, जहां देश के 18वीं लोकसभा का गठन हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी कैबिनेट में मंत्रियों को मंत्रालय सौंप दिए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। बता दें कि सभी नवनिर्वाचित मंत्री अपना कार्यभार संभालेंगे। अब शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। नवनिर्वाचित सांसद और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह पूरी निष्ठा से इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और साथ ही किसानों से जुड़ी कुछ बातें भी उन्होंने कही है। पहले आप देख सकते हैं कि जब कार्यभार संभाला, उससे पहले उन्होंने पूजा पाठ की। सुनाते हैं आपको उनका वो बयान। जी ने कृषि और किसान कल्याण विभाग सेवा के लिए हमें सौंपा है। किसान अन्न के भंडार भरता है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो सारे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता कहलाता है। उस किसान का कल्याण प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि से ही भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
निरंतर 10 वर्षों से किसान कल्याण के कामों में लगी है। मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो सबसे पहले फैसला लिया वो किसान के हित में ही लिया। किसान सम्मान निधि जारी करने का उन्होंने फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एनडीए की सरकार इन कामों को और तेजी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करने का, उसके लिए निरंतर काम हो रहा है। उसमें और भी तेजी से हम सब मिलकर काम करेंगे और किसानों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। राजनीति में हम अपने देश की सेवा के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं। किसानों की सेवा, जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। मैं स्वयं, मेरे साथ पूरी टीम, मेरे मंत्रीगण यहां पे हैं, एक टीम के रूप में अधिकारियों के साथ मिलकर हम काम करेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। आज ही मैं संकल्प पत्र अपने अधिकारियों को सौंपने वाला हूं बैठक में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के कल्याण के कौन से कदम उठाएंगे उसके वचन मोदी की गारंटी दी है। उनको पूरा करने के लिए भी आज से काम प्रारंभ होगा और हम सब मिलके खेती और किसानों के कल्याण उस काम में अभी से जुटते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। धन्यवाद। बाकी चर्चा बाद में करेंगे, बाकी चर्चा बाद में करेंगे। की पूजा है। मैं स्वयं, मेरे साथ पूरी टीम, मेरे मंत्रीगण यहां पे हैं, एक टीम के रूप में अधिकारियों के साथ मिल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर किसान आंदोलन से जुड़ी, जहां पंजाब हरियाणा की सीमा दाता सिंह वाला बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने पर पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था। सांसदों ने किसान नेताओं के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत करी। इसमें ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के साथ है। संसद सत्र में उनकी पार्टी के सांसद एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा जोरों शोरों से उठाएंगे। दिखाते हैं आपको। उनको भी आगे नीचे किसान रखें, ऐसे काम मतलब ऐसा मनकता कहा कि उनके मुद्दे उठाएंगे, लगातार मुद्दे उठाते जाएंगे। ਜਿਹੜਾ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ किसानों वास्ते ਉਹਨਾਂ ਦੀ दिल कोई ना कोई कशिश है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि वो यहाँ पर चल कर आए। दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हमने 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात एक मैसेज उठाया था, भेजा था पूरे देश के अंदर, कि हम सभी सांसद को, जितने भी विपक्ष के जहाँ जितने भी एनडीए के दूसरे घटक हैं, उन सबको हम अपना डिमांड चार्ट भेजेंगे और उसी को कबूल करते हुए वो यहाँ आए हैं। एक तो इसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। दूसरी बात है, जो उन्होंने आए हैं यहाँ पे, तो जो उन्होंने वायदा किया है तो यही किया है कि हम आपकी बात संसद में उठाएंगे। आगे जो मानसून सीजन अपना सेशन आएगा उसमें दूर से आपकी बात रखी जाएगी। और ममता बनर्जी से भी हमारी बात यहाँ पे करवाई है, ये आपकी प्रेस के माध्यम से प्रेस के सामने की हुई है बात है। उन्होंने भी ये कहा है कि हम अपने हमारे मेरा ख्याल है 42 उनके सांसद हैं, एमपी हैं, वो सब इस बात को, आपकी बात को दूर से सरकार के खट मार के
कैसे भाई भाई मिलकर जो है एक इस लड़ाई को लड़ेगा, क्योंकि पाई में भी एक ऐलान किया था डलवाल साहब ने, और वास्तव में उसका इतना असर देखने मिला कि हरियाणा में जैसे एक जोश आ गया इनके भाषण से। क्या कहना है? देखिए, पिछले आंदोलन में 2020-21 वाले आंदोलन से जो पंजाब और हरियाणा के लोगों के बीच में जो कुछ दूरियां राजनेताओं ने बना रखी थी, वो सारी दूरियां खत्म हो गई थी और भाईचारा जो सदियों से चला आ रहा था वो दोबारा से कायम हुआ है। ये किसान आंदोलन की देन है। और आज जैसे यहाँ पे 2 दिन पहले हमें संदेश प्राप्त हुआ था, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का एक डेलीगेशन यहाँ पे आया, 5 सांसदों का, और उन्होंने यहाँ पे जिस तरीके से ट्रैक्टर गाड़ियां तोड़ी गई हरियाणा पुलिस द्वारा भाजपा सरकार के इशारे पे, जिस जगह पे शुभकरण सिंह जी को गोली मारी गई थी वो जगह उन्होंने देखी, टूटी हुई ट्रैक्टर और टूटी हुई गाड़ियां उन्होंने देखी, और यहाँ पे हमारे लीडरशिप से बैठ के बात करी, मुद्दों को समझने का प्रयास किया। और हमने जब उनको एमएसपी गारंटी कानून, इन चीजों के बारे में जब सारी बात विस्तार से रखी, तो जो उनके सांसद प्रतिनिधिमंडल था उसमें से डेरेक ओब्रायन जी ने ये कहा कि हमारे जो 42 सांसद हैं, 29 लोकसभा के और 13 राज्यसभा के, 42 के 42 सांसद हमारे आगामी जो सत्र होगा संसद का, उसमें एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। इससे एक बात संदेश स्पष्ट हो जाता है कि इस किसान आंदोलन ने पूरे देश के राजनीतिक वर्ग को ये समझा दिया है कि किसान और मजदूर वो ताकत बन चुके हैं कि इनको अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई इनको नजरअंदाज करेगा तो उस पॉलिटिकल पार्टी को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी की पार्टी 303 से 240 पे आ गई। और आज जो इस सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आया था, इस प्रतिनिधिमंडल ने आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की ममता बनर्जी जी से फोन पर बात कराई, और ममता बनर्जी जी ने डल्लेवाल साहब को यह आश्वासन दिया है कि जो आपका ये नॉन पॉलिटिकल ढंग से एसकेएम गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा का जो आंदोलन चल रहा है, इसमें जब भी संसद के अंदर इस आंदोलन की मांगों से जुड़ी हुई बात उठाने की कोई भी नौबत आएगी, कोई बात आएगी, तो उनकी पार्टी अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर उनके 42 के 42 सांसद इस बात को उठाएंगे। और आपके माध्यम से हम एक चीज जरूर कहना चाह रहे हैं अंत में, कि अभी हमारे दोनों फोरमों ने ऐलान भी किया था कि 2 जुलाई को भाजपा के 240 सांसद छोड़ के बाकी 303 जो सांसद हैं, सबको हम अपना मांग पत्र देंगे, एमएसपी पे चिट्ठी देंगे, और विपक्ष के सारे सांसदों से हम ये अपील भी करते हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर इस बात को उठाएं, और वो एक और ना, अगर ज्यादा नहीं हो सकता तो कम से कम एक प्राइवेट बिल जरूर लेके आए, ताकि उसके ऊपर वोटिंग हो और ये पता लग जाए कि कौन किसानों के साथ खड़ा है और कौन किसानों के खिलाफ खड़ा है। ठीक है, उसको कैसे सोचते हो जो उसको मुद्दा बनाया जा रहा है? एक औरत को और उनका पीए थप्पड़ लगाता है, उसको मुद्दा नहीं बनाया गया, ये क्या? देखिए, हम यही सिर्फ बोलेंगे, किसान रामनियों को जिस तरीका से बोला गया, जिस तरीका से डिफेम किया गया, जिस तरीका से असम्मान किया गया, ये हम सहने नहीं, एकदम सहेंगे नहीं, और इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। नाम बताइए प्लीज आपका। दूला शिव, राज्यसभा की सांसद, तृणमूल कांग्रेस। यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए मिसाल है। हम यहाँ सहानुभूति जताने के लिए, एकजुटता जताने के लिए, समर्थन जताने के लिए ममता बनर्जी की तरफ से हम लोग यहाँ आए हैं, और हम मानते हैं कि किसान के साथ हैं। किसान हमारे ममता बंदोपाध्याय बंगाल की महिला मुख्यमंत्री है, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। ममता जी, उन्होंने लगातार किसान के लिए आंदोलन किया है। जब जमीन अधिग्रहण हुआ था सिंगूर में, ममता बनर्जी ने भूख हड़ताल किया, 26 दिन तक भूख हड़ताल किया, अपनी जान की बाजी लगा दी, भूख हड़ताल किया। और फिर 2020 में जब बड़ा किसान आंदोलन चला, उस समय हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, हमारी पार्टी पहली पार्टी थी जो किसान लीडर से मुलाकात की। हम आपके पास आए, हम आपसे हम किसान लीडर से बातचीत की, और हम समझते हैं कि हम हर वक्त किसान के साथ हैं, किसान के साथ थे, किसान के साथ रहेंगे, किसान के मुद्दे उठाएंगे। चुनाव तो भले ही हो चुके हैं, किसान की जो मांगी हैं, जो समस्याएं हैं, किसान की जो पीड़ा है, ये तो अभी भी है ना। ये तो चुनाव के बाद भी, चुनाव में खत्म नहीं हो चुकी है, तो ये अभी भी है। ये मुद्दे हम लगातार संसद में उठाएंगे। मोदी सरकार कह रही है, आज भी मोदी का बयान है, तो कह रहे हैं कि किसानों के लिए हम काम करें, लगातार किसानों के लिए ही काम करते रहेंगे। सरकार झूठी सरकार है, मोदी सरकार झूठे आश्वासन देते हैं, झूठे प्रचार करते हैं। जिस तरह से किसान जो अन्नदाता है उन पर बोला गया, जिस तरीका से डिफेम किया गया, जिस तरीका से असम्मान किया।
अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो है वो मौसम से जुड़ी हुई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मौसम में कई राज्यों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो वहां पर अभी गर्मी का आलम है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि कई जगह पर बारिश ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी लोगों को गर्मी परेशान कर रही है। तो इस बीच क्या कहना है आईएमडी का पूर्वानुमान, एक बार आपको सुनाते हैं। टिहरी में हमीरपुर में रिकॉर्ड किया गया और आने वाले समय में भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। मौसम में ठीक साफ रहेगा आमतौर पर। बीच बीच में क्योंकि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो जाती है जनरली क्या कि मानसून से पहले, तो उसकी संभावनाएं तो हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन मौसम ठीक रहेगा। 15 तारीख के बाद ये हो सकता है कि फिर से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, क्योंकि पूर्वी दिशा से हवाएं आएंगी तो उससे कुछ रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। जहाँ तक मानसून की बात है, मानसून ठीक अभी चला हुआ है। अभी जो है महाराष्ट्र और साउथ गुजरात में अगले 48 आवर्स में कुछ पॉकेट्स में आ जाएगा, और मानसून की यही स्थिति रही तो समय पे मानसून जो है हिमाचल में भी आ सकता है। हिमाचल में आमतौर पर मानसून 20 या 22 के आसपास आता है, जो उसकी नॉर्मल डेट है। अगर सभी स्थितियां जो फिलहाल बनी हुई हैं इसी तरह से रही तो ये अंदेशा है कि मानसून समय पे आएगा। इस बार किस तरह से मानसून को देखा जा रहा है सर, किस तरह से रहने वाला है? कि पिछले साल काफ़ी खतरनाक मानसून हिमाचल प्रदेश में आया था, तो इस बार का देखा जाए तो किस तरह से आपने एनालाइज किया? देखिए, मानसून का फोरकास्ट तो अच्छा है, सामान्य से ज़्यादा का ही फोरकास्ट है। तो ये तो है कि बारिशें तो वर्षा तो अच्छी होगी कुल मिला के। अगर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर की हम बात करते हैं, 4 महीने मानसून होता है, तो अच्छी बारिश होगी और सामान्य से ज़्यादा भी होगी। उसके बाद रही बात कि पिछले वर्ष की तरह या स्पेल जो तेज स्पेल आने या तेज बारिशें होना, वो देखिए स्वाभाविक है मानसून में, लेकिन किस तरह का मानसून रहेगा वो उस टाइम पे क्योंकि हम पता चलेगा, क्योंकि हर एक जिले में मानसून की जो है स्थिति अलग होती है, प्रदेश में अलग होती है, तो उस वक्त पे हम पूरा मॉनिटर करेंगे। लेकिन जो अभी का अंदेशा है कि अच्छे मानसून का है, सामान्य से ज़्यादा मानसून का है। तो सर जैसे मानसून अभी आने वाला है, आपने बात की कि 20-22 को अप्रोच कर जाएगा हिमाचल प्रदेश में, तो इस तरह सरकार के साथ कोऑर्डिनेट कोई मीटिंग हो गई है? आपने एडवाइजरी भी जारी कर दी है? देखिए, मीटिंगें तो भी शेड्यूल्ड हैं, मीटिंगें हो जाएंगी। जहाँ तक आने की बात है, मैंने कहा कि अब बात करेंगे दिल्ली के मौसम को लेकर, क्योंकि दिल्ली में अभी भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। हीट वेव का कहर जो है वो अभी भी जारी है। तो ऐसे में क्या कुछ कहना है आईएमडी का, एक बार ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में जहां एक तरफ प्रचंड गर्मी का कहर है, तो वहीं मॉनसून मुंबई में 2 दिन पहले ही दस्तक दे चुका है। आने वाले दिनों में दिल्ली का और आसपास के राज्यों का किस तरीके से हाल रहने वाला है, जानेंगे मौसम वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय से। मुंबई में 2 दिन पहले दस्तक दे दी मॉनसून ने, तो क्या है वहाँ पे, क्योंकि अभी रेड अलर्ट जारी है वहाँ पे? देखिए, आज से हमने अलर्ट काफ़ी कम कर दिया है। अभी जो हमारा रेनफॉल का भी वार्निंग हमने एक स्टेज नीचे कर दिया है। वेरी हेवी रेनफॉल ही दिए हैं हम मेनली साउथ कोंकण, साउथ और सेंट्रल कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और नॉर्थ कर्नाटका एंड नॉर्थ कोस्टल कर्नाटका, ये पूरा रीजन में आज ऑरेंज अलर्ट चल रहा है। और बाकी मॉनसून यहाँ तक एडवांस कर चुके हैं, जैसे आपने बताया 9 तारीख को ही एडवांस कर चुकी थी। आज हमने 10 तारीख को हमारा मॉनसून का लाइन और थोड़ा सा एडवांस किया है। अभी मॉनसून का जो लाइन जा रही है वो दहानू, नासिक, औरंगाबाद से होते हुए पुराना लाइन निज़ामाबाद, तेलंगाना में, वहाँ से ईस्ट की तरफ जा रही है। अगले 2 से 3 दिन में हमारी उम्मीद है कि मॉनसून और थोड़ा सा एडवांस कर सकती है वेस्ट की तरफ, जैसे साउथ गुजरात और महाराष्ट्र का थोड़ा और हिस्से में आ सकती है। और अगर हम जैसे बात करें दक्षिण से धीरे धीरे करके मॉनसून बढ़ रहा है, तो उत्तर भारत की तरफ आने में अभी समय है। देखिए, मॉनसून एक ट्रेन का तरह नहीं है कि एक स्टेशन पहुंच गया तो इमीडिएटली आपको पता है कब तक पहुंचेगा। ये एक एटमॉस्फेरिक सर्ज आता है, ये एक सर्ज में मॉनसून काफ़ी एडवांस कर जाता है। उसके बाद एक थोड़ा सा हाइटस पीरियड रहता है, दोबारा नेक्स्ट सर्ज में आगे बढ़ती है। अब बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर। जिस तरीके से आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में अभी भी भीषण गर्मी का दौर जारी है। इस बीच आईएमडी ने कहा है कि देश के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक लू से राहत नहीं मिलने वाली है। आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि अगले 5 दिनों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान में बड़ी वृद्धि होने की संभावना है। इस दौरान उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकतम
राज्यों में तापमान जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। खासकर मध्य भारत में तापमान में अधिक बढ़ने की संभावना है। पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटे के भीतर कई तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की उम्मीद है, पर उसके बाद तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। आईएमडी का कहना है कि 14 जून के बीच जम्मू, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, झारखंड और ओडिशा सहित कई राज्यों में अलग-अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति देखी जा सकती है। गंगा की तटवर्ती पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी लू चलने की संभावना है। इस अवधि के दौरान लू से लेकर भीषण गर्मी लू की स्थिति बनती रहेगी, जबकि देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान स्थिर रहने की उम्मीद है। हालांकि जिन क्षेत्रों में लू की चेतावनी जारी की गई है, उन क्षेत्रों के लिए तैयारी की जा रही है। मौसम विभाग ने गुजरात के लिए अच्छे समाचार दिए हैं। आने वाले 48 घंटे में मानसून गुजरात के दक्षिण तट पर पहुंच सकता है। आमतौर पर 20 जून के बाद गुजरात में मानसून की शुरुआत होती है। वैसे में इस बार मानसून में गुजरात के जल्दी पहुंचने के आसार हैं। गुजरात में बता दें कि अचानक मौसम में बदलाव हुआ है। कई इलाकों में बिजली चल रही है, गरज के साथ बारिश भी हो रही है, जिससे कि भीषण गर्मी से लोगों को राहत तो मिल रही है। लेकिन अब मानसून की बात की जाए तो मुंबई पहुंच चुका है मानसून, इसलिए मानसून गुजरात से थोड़ा दूर है। गुजरात में इस वक्त प्री मानसून एक्टिव चल रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान।